जर्मन नाजी दौर, We shall never surrender! जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी को लीड कर रहा था। उस दौर में वो हर उस ग्रोह और नजरिए पर कड़ी नजर रखते थे जो उनके मुकम्मल कंट्रोल के लिए खतरा बन सकते थे। ये वो दौर था जब कुछ बाअसर लोग खुफिया तंजीमें यानी सीक्रेट सोसाइटीज भी बना रहे थे, और यही सीक्रेट सोसाइटीज नाजियों का सबसे बड़ा टारगेट थे। हिटलर का ख्याल था कि ये सीक्रेट सोसाइटीज उसकी ताकत को कमजोर कर सकती हैं। नाजरीन, उस दौर की सीक्रेट सोसाइटीज में फ्री मैसनरी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थे, जो अपने बाअसर नेटवर्क की वजह से मशहूर होते जा रहे थे। इन लोगों ने अपनी खुफिया मीटिंग्स के लिए स्पेशल क्लब्स बना रखे थे जिन्हें लॉजेस कहा जाता था। ये ऐसी जगह थी जहां फ्री मैसन्स के ओहदेदार, इंटेलेक्चुअल्स और बाअसर सियासी शख्सियात को अपने एजेंडा में शामिल करने के लिए खुफिया मीटिंग्स किया करते थे। नाजरीन, ये वो दौर था जब दुनिया पर बादशाह या डिक्टेटर्स हुकूमत किया करते थे, लेकिन ये खुफिया तंजीमें फ्रीडम, लिबरल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इक्वलिटी और ब्रदरहुड का प्रचार पूरे यूरोप में फैलाती चली जा रही थी, मगर ये सब बहुत खुफिया तरीके से किया जा रहा था। आमिर हुक्मरानों की अपनी रियासतों पर गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ती जा रही थी। स्पेनिश किंग फर्डिनेंड 7 से लेकर फाशिस्ट इटली में बेनिटो मुसोलिनी तक तमाम अथॉरिटेरियन रजीम्स इसी मसले से जूझ रही थी, और इस तहरीक का नुक्ता उरूज 13 नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज में अमेरिकन रेवोल्यूशन के नाम से शुरू हुआ था, और इसी रेवोल्यूशन ने दुनिया के नक्शे पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से एक नया मुल्क कायम कर दिया था। और इसीलिए आज पूरी दुनिया में ज़ायनिज़्म को सबसे बड़ी सपोर्ट इसी अमेरिका से मिलती है। We've had a great relationship with Israel. We're very formidable. Congratulations, President Trump. Awesome and righteous might of the United States. And Bibi Netanyahu is a warrior prime minister. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. नाज़रीन, अगर आप तारीख को खंगालें तो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स की अक्सरियत भी फ्री मैसन्स ही थी। जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, पॉल रिवर, ये तमाम लोग फ्री मैसन्स थे। यहाँ तक कि अमेरिका के कानूनी ढांचे की बुनियाद रखने वाले चीफ जस्टिस जॉन मार्शल भी एक मैसन ही थे। नाजरीन, अमेरिकन आज़ादी की जंग के दौरान इन लोगों की तमाम सीक्रेट मीटिंग्स भी मेसोनिक लॉजेस में ही होती थी, और इन्हीं लॉजेस में बुनी गई हिकमत अमली की वजह से ही ये नया मुल्क भी वजूद में आया था, जो आगे चलकर दुनिया की सोल सुपर पावर बनने वाला था। वहीं दूसरी जानिब एक और कौम बहुत तेजी से उभर रही थी, जो कि बहुत ज्यादा नस्ल परस्त थे और आर्यन रेस की प्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पागलपन की हद तक पहुंच चुके थे, और वो थे जर्मन नाजी, जो एक ताकतवर तरीन नेशनलिस्ट स्टेट बनाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। एक ऐसी सल्तनत जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करे, मगर नाजियों के नजदीक फ्री मैसनरी का वजूद उनके नजरियात के खिलाफ था, क्योंकि ये आजाद ख्याली और बराबरी का प्रचार करते थे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जर्मन नाजी दौर के उस क्रैकडाउन का भी एक मुख्तलिफ ज़ाविये से तज्ज़िया करेंगे जो फ्री मैसनरी के खिलाफ किया गया था, लेकिन बाद में उसे जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ होने वाले होलोकॉस्ट की तारीख की गहराई में कहीं दफन कर दिया गया। हालांकि होलोकॉस्ट की इब्तिदा असल में फ्री मैसन्स के खिलाफ ऑपरेशन से ही हुई थी, जिसे बाद में एक और तहरीक ज़ायनिज़्म ने अपने मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया। और आज ये कोई नहीं जानता कि ये जदीद दुनिया जिसमें हर तरफ डेमोक्रेटिक रूल, फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स का प्रचार हो रहा है, इसकी बुनियाद कई 100 साल पहले असल में फ्री मैसन्स ने ही रखी थी। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इस जदीद दुनिया को असल में आज भी वही फ्री मैसन्स ही कंट्रोल कर रहे हैं जिन्होंने कई 100 साल पहले इसकी बुनियाद रखी थी। Welcome to the world of Freemasonry. The Masons are a secret society. The pyramid. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फ्री मैसनरी के नाम से आज भी काम कर रही और इंतहाई ताकतवर समझे जाने वाली
इस सीक्रेट सोसाइटी का ओरिजिन आखिर क्या है, मतलब ये कब, कहां और किसने एस्टेब्लिश की, और फिर हिस्ट्री में कब जाकर इस सीक्रेट सोसाइटी पर ज़ायनिस्ट तसल्लुत कायम हुआ, जिसे हिस्ट्री में ज्यूडो मसैनिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम भी दिया गया है। अमूमी बात की जाए तो फ्री मैसनरी को हमेशा से ही पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज में मुलव्विस एक सीक्रेट और पुरअसरार इंटरनेशनल सोसाइटी के तौर पर देखा गया है, और बहुत ही कम लोग ये दावा कर सकते हैं कि वो सही तौर पर इस सीक्रेट सोसाइटी के असल मकसद और इनके काम करने के तरीके को समझते हैं। ताहम फ्री मैसन्स दुनिया के सबसे कदीम और बड़ी सीक्रेट सोसाइटीज में से एक है। यहाँ तक कि इल्यूमिनाटी जैसी तंजीम भी फ्री मैसनरी के अंदर से ही निकली है, और ज़ायनिज़्म को प्रमोट करने में भी इसी सोसाइटी का खुफिया हाथ माना जाता है। फ्री मैसनरी की तारीख 7वीं सदी के बाद से लेकर यूरोप के जदीद दौर तक फैली हुई है। इब्तदा में स्टोन मैसन्स यानी पत्थर तराशने वाले ऐसे हुनरमंद लोगों की एक ताकतवर सोसाइटी के तौर पर शुरू हुई थी, जो शानदार गिरजाघरों और इमारतों की तामीर करते थे। ये अपने फन में इंतहाई माहिर लोग थे। आपने इंटरनेट पर नाइट टेम्पलर या सिर्फ टेम्पलर के नाम से एक और सीक्रेट सोसाइटी के बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना या पढ़ा होगा। दरअसल ये टेम्पलर्स भी मेसोनिक ऑर्डर ही का हिस्सा हुआ करते थे। इसीलिए एक लंबे अरसे तक मेसोनिक लॉजेस की मेंबरशिप लेने के लिए क्रिश्चियन होना लाजमी शर्त हुआ करती थी, यानी सिर्फ ईसाई लोग ही इस तंजीम का हिस्सा बन सकते थे। लेकिन वक्त का पहिया घूमता गया और 16वीं और 17वीं सेंचुरी तक पत्थर तराश कर आलाशान कैथीड्रल्स बनाने का ट्रेंड भी कम होता गया, जिसके साथ साथ ऐसे माहिर हुनरमंद भी कम होते गए जो प्रैक्टिकल स्किल्स रखते थे। और इस तरह स्टोन मैसन्स की ये सोसाइटी फ्री मैसन्स में इवॉल्व होने लगी, जिसमें स्किल्ड वर्कर्स के अलावा फिलोसफिकल और मोरल इंटेलेक्चुअल्स को भी मेंबर्स के तौर पर शामिल किया जाने लगा। और यहीं से स्पेकुलेटिव फ्री मैसन्स का आगाज होता है, जहां इस सीक्रेट सोसाइटी में मुख्तलिफ अलामतों और निशानियों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, और आज ऐसे मेसोनिक सिंबल्स की तादाद तकरीबन 35 के करीब पहुंच चुकी है। आज भी फ्री मैसन्स अपने लॉजेस के इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए मशहूर हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स के मीटिंग रूम्स के तौर पर काम करते हैं। ये लॉजेस खुफिया रसूमात, अलामती तालीमात और ब्रदरहुड का प्रचार करते हैं। नाजरीन, मेसोनिक लॉजेस का नेटवर्क इतना बड़ा है कि आज की तारीख में सिर्फ इंडिया में ही 142 जगहों पर 360 मेसोनिक लॉजेस मौजूद हैं, जिनके 20,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं सिर्फ भारत में, जबकि दुनिया भर में फ्री मैसन्स की तादाद 5 मिलियन तक है, और ये दुनिया के सबसे ताकतवर और बाअसर लोगों में से एक हैं। नाजरीन, फ्री मैसन्स कुछ पुरअसरार अलामतों का इस्तेमाल भी करते हैं, जिनमें कंपास और स्क्वायर जैसी अलामतें शामिल हैं। बज़ाहिर इन अलामतों का मतलब दयानतदारी, इंसाफ और सच्चाई की जुस्तजू बताया जाता है, लेकिन इनकी असल हकीकत के बारे में बहुत सी पुरअसरार कहानियां मशहूर हैं, जिसमें ऑल सीइंग आई यानी सब कुछ देखने वाली आंख और ये एक आंख का सिंबल सबसे मशहूर और कंट्रोवर्शियल मेसोनिक सिंबल है, जिसे कुछ लोग एंटी क्राइस्ट या दज्जाल की आंख के तौर पर देखते हैं। नाजरीन, इब्तदाई यूरोप में भी इस सोसाइटी की सीक्रेसी और कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स ने इसकी पुरअसरारियत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, और बहुत से सियासतदानों, मुफक्किरीन और लीडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। फ्री मैसन्स की सीक्रेट मीटिंग्स, इंटरनेशनल एक्सेस और बाअसर अफराद की इसमें शमूलियत की वजह से ही ये ख्याल किया जाता है कि ये लोग दुनिया भर में होने वाली सियासी और माशरती तब्दीलियों को पर्दे के पीछे रहकर कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे अहम नुक्ते पर कि एक ईसाई सीक्रेट सोसाइटी पर आखिरकार यहूदी ज़ायनिस्ट सहूनी तसल्लुत कैसे कायम हुआ। तो नाजरीन, दरअसल जदीद फ्री मैसनरी का आगाज 1717 में इंग्लैंड के ग्रैंड लॉज के क़याम से हुआ था, और 1723 में लंदन ग्रैंड लॉज में रिवेंडर जेम्स एंडरसन के बनाए गए एक आइन को नाफिज किया गया। इस नए आइन ने नए लॉजेस के क़याम में मदद दी, जो एक सेंट्रल अथॉरिटी के तहत काम कर सकते थे। आने वाली दिहाइयों में ये लॉजेस बरतानिया, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी और दीगर कई मुमालिक में फैल गए। इब्तदाई तौर पर मेसोनिक बरादरी सिर्फ मसीहियों पर ही मुश्तमिल थी। बाकी मज़ाहिब जैसे यहूदियों, मुसलमानों और गैर मजहब को इसमें कबूल नहीं किया जाता था। लेकिन 1732 में लंदन की एक लॉज ने पहली बार एक ज़ायनिस्ट यहूदी को मेंबरशिप दी, और यहीं से
پھر یہ نیا دور شروع ہوا۔ پھر 18ویں صدی کے وسط تک زائنسٹ نہ صرف انگلینڈ بلکہ ہالینڈ، فرانس اور جرمنی کے لاجز میں شامل ہونے لگے۔ لندن میں 1793 میں لاج آف اسرائیل کے نام سے ایک باقاعدہ زائنسٹ یہودی لاج قائم کر دیا گیا، لیکن اس سب کے دوران جرمنی میں یہودیوں کی رکنیت پر اعتراضات برقرار رہے اور 1780 کی دہائی تک صرف چند جرمن یہودیوں کو میسنری میں قبول کیا گیا، اور پھر 1808 میں پیرس کے گرینڈ اورینٹ کی اجازت سے فرینکفرٹ میں ایک یہودی لاج لا آرورے نسیٹے قائم کیا گیا، اور اس لاج کے پہلے ماسٹر سیگمنٹ گائسن ہائمر تھے، جو روتھشائلڈ خاندان کے ایک قریبی ساتھی تھے، یعنی یہ بھی زائنسٹ تھے۔ ناظرین، ہسٹورین جیکب کیٹس اور پال آرنسبرگ کے ریسرچ ورک نے ثابت کیا ہے کہ اس لاج کے اراکین میں فرینکفرٹ کی تمام قدیم یہودی کمیونٹی کے تقریباً تمام طاقتور خاندان ہی شامل تھے، اور یہی وہ خاندان تھے جنہوں نے زائنزم کو ایک مضبوط تحریک بنانے میں کلیدی کردار بھی ادا کیا تھا۔ ساتھ ہی وہ یہودی خاندان بھی جن کی سماجی حیثیت تیزی سے اوپر گئی تھی، جیسے ہانا، گولڈ سمتھ اور روتھشائلڈ خاندان کے خاص طور پر نوجوان اراکین۔ اور ناظرین، یہی رجحان کئی دیگر شہروں میں بھی دیکھا گیا۔ 1848 کے لبرل انقلاب نے زائنسٹ کی لاجز میں ممبرشپ کو روکنے والی تمام تقریباً شکوں کو ختم کر دیا، اور فرینکفرٹ کے یہودی لاجز کو کرسچین لاجز میں بھی تسلیم کر لیا گیا۔ اسی لیے تمام انقلابی فورسز کے پیچھے انتہائی دولت مند یہودی ہاتھوں کا خیال کیا جانے لگا، اور 1860 کی دہائی تک جرمنی میں یہودیوں اور فری میسنز کو روایتی معاشرے کو کمزور کرنے کے عناصر کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ وہیں دوسری جانب کولونیل امریکہ میں فری میسنز کے بانیوں میں یہودی نام بھی شامل ہیں، اور یہ تمام اصل میں زائنسٹ تھے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ زائنسٹ نے ہی اس تحریک کو سب سے پہلے امریکہ میں متعارف کروایا ہو۔ جارجیا میں پہلے لاج کے بانیوں میں 4 صہیونی نام شامل تھے، جو 1734 میں سوانا میں قائم ہوا تھا۔ اس کے علاوہ موزیز مائیکل ہیز، جسے امریکہ میں اسکاٹش رائٹ میسونک آرڈر کے فاؤنڈنگ ماسٹر میں سے سمجھا جاتا ہے، اسے تقریباً 1768 میں نارتھ امریکن میسونری کا ڈپٹی انسپیکٹر جنرل مقرر کیا گیا۔ 1769 میں ہیز نے نیو یارک میں کنگ ڈیوڈ لاج قائم کیا، اور 1780 میں اسے نیو پورٹ منتقل کر دیا گیا۔ 1788 سے 1792 تک میساچوسٹس کی گرینڈ لاج کا گرینڈ ماسٹر بھی رہا۔ ناظرین، امریکہ میں فری میسنری کے بعد کی تاریخ میں بھی کئی نمایاں زائنسٹ نام شامل ہیں، اور امریکن زائنسٹ میسونک لاجز نے امریکہ سے باہر لاجز میں بھی صہیونیوں کی شمولیت کے لیے اثر و رسوخ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 1843 میں نیو یارک کے گرینڈ لاج نے برلن کی مڈر لاگ کو ایک خط لکھا، جس میں جرمن لاجز کی جانب سے امریکن لاجز کے رجسٹرڈ میسنز کو قبول کرنے سے انکار پر شکایت درج کرائی گئی، کیونکہ وہ یہودی تھے۔ امریکہ میں شروع سے ہی میسونک لاجز پر صہیونی تسلط قائم رہا ہے، اور ان کے آئین میں بھی یہودیوں کو خارج کرنے جیسے رولز کبھی شامل ہی نہیں کیے گئے، اور اسی مقصد کے لیے نیپولین کے پاس اسمبلی آف نوٹیبلز اور سین ہیڈرن میں یہودی کمیونٹی کی نمائندگی کے لیے 2 ڈیلیگیشنز بھی بھیجے گئے تھے۔ ناظرین، بعد کے ادوار میں بھی لاجز اراکین میں نمایاں صہیونی شخصیات شامل رہی ہیں، جیسا کہ مصنف لڈوگ بورن، جو 1809 میں لاج کا ممبر بنا، صحافی گیبریل ریزر، جو 1832 میں شامل ہوا، اور جرمن اتحاد کا حامی برتھولڈ اور باغ 1838 میں شامل ہوا۔ مورخ آئزن مارکس جوسٹ اور آرٹسٹ مورٹیز اوپین ہائم بھی لاجز کے ممبر بن گئے تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ امریکی انقلاب میں بھی فری میسنز نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ مشہور امریکی فاؤنڈنگ فادرز جیسے جارج واشنگٹن، بینجامن فرینکلن اور پال ریور فری میسنز ہی تھے، جبکہ لاجز وہ مقامات تھے جہاں سیلف گورننس اور آزادی کے انقلابی خیالات پروان چڑھے۔ برابری اور آزادی کی جستجو جیسی میسونک اقدار 1776 کے امریکن ڈیکلریشن آف فریڈم سمیت اہم دستاویزات کی تیاری پر بھی اثر انداز ہوئی، اور امریکی ڈالر پر موجود ایک آنکھ والی آل سینگ آئی کو بھی میسونک علامت کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فرانس میں میسونک لاجز نے اس روشن خیالی کو فروغ دیا جو بالآخر فرانسیسی انقلاب کا باعث بنی۔ فری میسنری پروپیگنڈا نے آزادی، برابری اور بھائی چارے جیسے اصولوں کو فروغ دیا، جو بعد میں انقلاب کا نعرہ بنے۔ ناظرین، یورپ بھر کے تمام اتھارٹیرین رولرز نے فری میسنز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، جیسے کہ اسپینش سول وار
1936 और 1939 के बाद स्पेन के फ्रांसिस्को फ्रैंको ने भी यही रवैया अपनाया। फ्रैंको ने फ्री मैसनरी को फितरी तौर पर इंतशार पसंद और एंटी कैथोलिक करार देते हुए उन पर रिवायती इक़दार के ज़वाल और इखराकी गिरावट का इल्जाम आयद किया, जिसकी वजह से एंटी मिसोनिक कार्रवाइयों में कई स्पेनिश फ्री मैसन्स को कैद और सजाए मौत दी गई। नाज़रीन, नाजियों ने भी फ्री मैसनरी को अपने नेशनलिस्ट और आमिराना मकासद के लिए बराह रास्त खतरा समझा। एडोल्फ हिटलर और नाजी क़यादत किसी भी ऐसी तंजीम के बारे में बहुत चुकन्ना रहती थी जो आज़ाद ख्याली को फ़रोग़ देती और बाअसर अफराद का एक ऐसा नेटवर्क मुहैया कर सकती जो उनके आमिराना एजेंडे की मुखालिफत कर सकता था। फ्री मैसनरी के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नाजियों में ये ख्याल मुसलसल पुख्ता होता गया कि फ्री मैसनरी एक बड़ी ज्यूडो मसैनिक साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद जर्मनी के इस्तेहकाम को कमज़ोर करना और पूरी दुनिया पर एक ऐसे इंटरनेशनल कंट्रोल को कायम करना है जिसको इंतहाई दौलतमंद चंद सेहूनी खानदान चलाएंगे। नाजरीन, ये नजरिया यहूद और मेसोनिक गठजोड़ के खदशात पर मबनी था, जिसमें कहा गया कि सीक्रेट सोसाइटीज सेहूनी फाइनेंसर्स और दानश्वरों के साथ मिलकर सियासत, मईशत और मीडिया को कंट्रोल करते हैं ताकि यहूदियों को यूरोप और बाकी दुनिया से ऊपर लाकर दुनिया पर सेहूनी कंट्रोल की राह हमवार की जा सके। नाजरीन, नाजियों के फ्री मैसन्स के खिलाफ इब्तदाई इक़दामात मुनज़्ज़म और इंतहाई सख्त थे। जैसे ही 1933 में हिटलर ने इक़्तिदार मजबूत किया, फ्री मैसनरी को खत्म करना उसका पहला हदफ बन गया। नाजी हुकूमत के अहकामात के तहत मिसोनिक लॉजेस बंद कर दिए गए और उनकी जायदादें जब्त कर ली गई। 1935 तक हिटलर ने अपनी तकारीर और नाजी पब्लिकेशंस में अवामी तौर पर ऐसे बयानात दिए जिन्होंने फ्री मैसनरी को आलमी साजिशी और आर्यन रियासत के लिए खतरा करार दिया। इस प्रोपेगेंडा मुहिम में पंफलेट, किताबें और पोस्टर्स शामिल थे जो फ्री मैसन्स को ऐसे सीक्रेट किरदारों के तौर पर दिखाते थे जो दुनियावी मामलात को अपने फायदे के लिए काबू में रखते हैं, यानी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। फ्री मैसन्स को गिरफ्तार किया गया, उनके मेंबर्स को कैद या हिरासती कैंपों में भेजा गया और उनकी अलामात जैसे कि कंपस या स्क्वायर को अवामी सतह पर ममनू करार दे दिया गया। नाजरीन, फ्री मैसनरी के खिलाफ जर्मन में पहले से जारी कार्रवाइयों को बाय इन लार्ज यहूदी आबादी पर क्रैकडाउन में तब्दील करने के पीछे एक और बड़ी वजह यह थी कि 1857 में ज़ायनिज़्म के नाम से शुरू होने वाली एक खालिस यहूदी तहरीक उस वक्त तक बहुत मुनज़्ज़म हो चुकी थी। उस वक्त की सुपर पावर बरतानिया और अमेरिका समेत यूरोप की कई हुकूमतें ज़ायनिस्ट के ज़ेरे असर आ चुकी थी और ज़ायनिस्ट एजेंडे को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था, जिसमें फ़लस्तीन के इलाके में इसराइल के नाम से एक ज़ायनिस्ट रियासत के क़याम पर बाकायदा अमली काम भी शुरू हो चुका था और दुनिया भर के यहूदियों को इकट्ठा करके जमा करके वहां बसाया जा रहा था। और इस सब के पीछे रोथस्चाइल्ड समेत वही ताकतवर यहूदी खानदानों का हाथ था जिन्होंने फ्री मैसनरी पर यहूदी तसल्लुत कायम करने के लिए अपनी बेपनाह दौलत और ताकत का इस्तेमाल किया था। हिटलर और नाजियों का ख्याल था कि इजराइल के नाम से कायम की जा रही इस ज़ायनिस्ट स्टेट का हरगिज़ हकीकी मकसद ये नहीं कि यहूदियों के लिए एक अलग रियासत बनाई जाए, बल्कि उस वक्त नाजियों का ये मानना था कि इसका असल मकसद, ये असल में प्रोजेक्ट सिर्फ एक नई रियासत के क़याम का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि हकीकत में ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर का क़याम अमल में लाया जा रहा है जो पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहती है। एक ऐसा हेडक्वार्टर जहां से बैठकर बाकी दुनिया की आज़ादी सल्ब की जाएगी और दुनिया भर पर सेहूनी कंट्रोल कायम किया जाएगा। नाजरीन, हिटलर और नाजी ये मानते थे कि ये इंतहाई दौलतमंद सेहूनी खानदान जो सूदी निज़ाम के जरिए आम लोगों का इस्तेहसाल करते हैं और फिर अवाम का खून निचोड़कर हासिल होने वाली दौलत से उन्हीं मुल्कों के हुकूमतों को अपना यरगमाल बनाते हैं, ये खानदान दरअसल पूरी दुनिया पर अपने कंट्रोल की एक इंतहाई खौफनाक साजिश बुन रहे हैं। नाजरीन, फ्री मैसनरी के खिलाफ नाजियों की कार्रवाइयां यहूदियों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन में बदल चुकी थी। इस मुनज़्ज़म और टारगेटेड ऑपरेशन को मजीद वुसअत दी गई जो होलोकॉस्ट की शक्ल में सामने आया, जहां पर लाखों यहूदियों को कत्ल किया गया। नाजरीन, इतनी ज्यादा रिसर्च के बावजूद भी कुछ ऐसे बुनियादी सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं जिनके अब्सोल्यूट जवाब दे पाना मुमकिन नहीं। क्या
फ्री मैसन्स आज भी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं या ये महज एक साजिशी नजरिया है? क्या ज़ायनिस्ट तहरीक का असल मकसद पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करना है? और क्या अमेरिका आज भी उन्हीं ताकतवर ज़ायनिस्ट ताकतों के कंट्रोल में है? इन सवालों का जवाब आज तक तारीख के उन भेदों में छुपा हुआ है जो नाजियों और फ्री मैसनरी की जंग के दौरान कहीं दफन हो गए। लेकिन आप इससे मुताल्लिक क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह निगहबान।